ब्रह्मा ने जब जिस वस्तु से संयोगिता का निर्माण किया है, उसी वस्तु से अमृत का निर्माण किया है, उसी वस्तु से चंद्रमा का निर्माण किया है और उसी वस्तु से कुमुद का निर्माण किया है और कमल का निर्माण भी उसी वस्तु से किया है जिस वस्तु से संयोगिता का निर्माण हुआ है। मतलब कि संयोगिता इतनी सुंदर है जितना कि कमल सुंदर है, जितना कि अमृत सुंदर है। 12वीं शताब्दी में कन्नौज का एक राजा हुआ करता था, जयचंद। जयचंद की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, या यूं कहें खूबसूरत राजकुमारी थी, जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता की खूबसूरती के चर्चे आसपास के राज्यों में हुआ करते थे। एक दिन उसके यहाँ एक चित्रकार, पन्ना रे नाम का एक चित्रकार आया, विश्वविख्यात चित्रकार था। वह अनेक अनेक देशों के राजा और राजकुमारों के राज परिवारों का चित्र बनाया करता था। वह चित्रकार वहां पहुंचा और चित्रकार ने अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया। सबका चित्र बनाया, राजा का, जयचंद का, उनके फैमिली का, राजकुमारी का। और इस क्रम में राजा ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे और देशों के राजकुमार, राजा और राजकुमारों का चित्र दिखाइए। तो इस क्रम में सारे राजा और राजकुमारों का चित्र दिखाया गया, जिसमें से कि जब राजकुमारी और राजकुमारी की सहेलियां उनके चित्र देख रही थी चित्र घर में जाकर, तो उन्हें पृथ्वीराज चौहान का चित्र दिखा। तो पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखकर वह देखती ही रह गई। पृथ्वीराज चौहान का सुंदर रूप और शक्तिशाली चेहरा और आकर्षक चेहरा देखकर वह मुग्ध हो गई। वह उससे उसी समय चित्र देखकर ही प्रेम करने लगी। तो राजकुमारी ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में और भी डिटेल्स निकालना चाहा, खोजना चाहा अपनी सहेलियों से। उसने कहा कि बताओ ये कैसे हैं, ये कौन हैं, कहाँ के हैं। तो उसके बारे में पता चला कि ये तो दिल्ली के सम्राट हैं, पृथ्वीराज चौहान। और जबकि कन्नौज के राजा जयचंद एक राज्य के राजा थे, लेकिन दिल्ली केंद्र का शासन था। तो दिल्ली पर राज करना मतलब पूरे भारत पर राज करना, दिल्ली का शासन मतलब सम्राट हो जाना होता। और ये बस एक राज्य, कई राजाओं के ऊपर जो शासन करता था वो सम्राट कहलाता था। तो दिल्ली पर शासन पृथ्वीराज चौहान का था। तो ऐसा देखकर वो और भी खुश हो गई कि उनकी कहानियों के चर्चे सुनने में आए कि उन्होंने बचपन में ही एक लड़ाई के दौरान एक शेर को उसके मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े को फाड़ दिया था। तो ऐसी ऐसी वीरताओं की कहानी, मलेच्छराज को युद्ध में पराजित किया। तो बहुत सारी वीरताओं की कहानी उन्होंने अपने सखियों से सुनी और भी जानकारी और भी पुस्तकों में पढ़ी और भी लोगों से पूछा। कवियों के द्वारा गाए जाने वाला जो वीरतापूर्ण गीत है उसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम आता था। तो इतना सारा सुनकर वह और भी पृथ्वीराज चौहान के प्रति अपना मन लगा बैठी, दिल दे बैठी। और समय बीता। कुछ दिन के बाद पन्ना रे नाम का चित्रकार यहाँ से वापस चला गया सारा चित्र बनाकर। तो इन्होंने ये चित्र वहाँ जाकर पृथ्वीराज चौहान के यहाँ वो गया। तो पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने संयोगिता का चित्र दिखाया। तो पृथ्वीराज चौहान को भी संयोगिता का चित्र बहुत ही पसंद आया और देखते ही उसके भी मन में भी, पृथ्वीराज चौहान के मन में भी प्रेम की पिपासा जाग उठी। और लेकिन डायरेक्ट क्या किया जा सकता था? डायरेक्ट तो ऐसा कुछ था नहीं कि डायरेक्ट वहाँ गए कोई और से मामला सेट हो गया, ऐसी बात नहीं थी। तो फिर समय बीता। पृथ्वीराज चौहान को ये संयोगिता मन ही मन प्रेम करती ही जा रही थी और दिन ब दिन उसका मन पृथ्वीराज चौहान के प्रति और भी आकर्षित होता जा रहा था। लेकिन वो बता नहीं पा रही थी, कोई संवाद का जरिया नहीं हो पा रहा था कि डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान से बातें किया जा सके। बात यूँ थी कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के पिता
जयचंद में एक तरह से दुश्मनी थी या फिर ईर्ष्या थी। दुश्मनी उस तरह की लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन ईर्ष्मनी मन ईर्ष्या थी, क्योंकि जयचंद समझता था कि वो एक सम्राट है और ये जयचंद बस एक मामूली सा राजा है। तो उसके वैभव से, उसके पराक्रम से, उसके नाम और ऐश्वर्य से जयचंद ईर्ष्या किया करता था। और धीरे धीरे जब जयचंद को ये पता चला कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, विवाह कर देनी चाहिए। तो ऐसा उसने निश्चित किया। तो संयोगिता परेशान हो गई। उसने अपनी एक सहेली को भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के अपने किले में, अपने महल में बगीचे में घूम रहे थे, और घूमते घूमते उस समय उनका एक सेवक आया, गार्ड आया और कहता है कि महाराज, कन्नौज से एक महिला आई है जो आपसे मिलना चाहती हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने अनुमति दे दी, और जब वो कन्नौज से आई हुई महिला आई तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं कन्नौज से आई हूँ राजा जयचंद के यहाँ से, और राजा जयचंद की राजकुमारी संयोगिता है। उन्होंने आपका नाम सुना, आपका चित्र देखा और आपसे वो प्रेम करती है। और राजकुमारी के बारे में उसने कहा कि राजकुमारी अत्यंत ही सुंदर है। वह इतनी सुंदर है कि ब्रह्मा ने जब जिस वस्तु से संयोगिता का निर्माण किया है, उसी वस्तु से अमृत का निर्माण किया है, उसी वस्तु से चंद्रमा का निर्माण किया है, और उसी वस्तु से कुमुद का निर्माण किया है, और कमल का निर्माण भी उसी वस्तु से किया है जिस वस्तु से संयोगिता का निर्माण हुआ है। मतलब कि संयोगिता इतनी सुंदर है जितना कि कमल सुंदर है, जितना कि अमृत सुंदर है, जितना कि कुमुद सुंदर है, और जितना कि चंद्रमा सुंदर है, उतनी ही सुंदर संयोगिता है। उसके बाद और वो कहती है कि यदि कामदेव अमृत रूपी समुद्र का मंथन करें तो उससे जो लक्ष्मी निकलेगी, तो वो लक्ष्मी जितनी सुंदर होगी उतनी ही सुंदर संयोगिता है। इतना सारा सुंदर उपमा देता है उसके लिए। फिर आगे कहती है, संयोगिता का सोने जैसा मुख, स्वर्ण कमल जैसा मुख आपके विरह में, आपकी याद में तड़प कर मुरझा गया है, और वो तभी खिल सकता है जब आपके दर्शन होंगे। फिर आगे कहती है कि भगवान ने उसके कष्टों को, उस पे कष्टों की वर्षा कर दी है। भगवान ने उस पे कष्टों की वर्षा कर दी है, यूं कि उसके पिता ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया है और उनका विवाह करने जा रहे हैं, और यदि आप उसको ना मिले तो वह बोलती है कि गंगा में कूद जाऊंगी। संयोगिता का कहना है कि यदि पृथ्वीराज चौहान मेरे उद्धार के लिए नहीं आते हैं तो मैं गंगा में कूद जाऊंगी और डूब के मर जाऊंगी। तो इतना सारा विवरण सुनकर पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतने त्याग की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके उद्धार के लिए अवश्य आऊंगा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान रूप बदलकर कन्नौज चले जाते हैं, एक ग्वाला का रूप धारण करते हैं और सारा मुआयना करते हैं, पूरे नगर का भ्रमण करते हैं, राजमहल का भ्रमण करते हैं। राजमहल में स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। संयोगिता का
स्वयंवर शुरू होने वाला था। संयोगिता अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी, दरबार सज चुका था और सभी राजा और राजकुमार अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे। और बारी थी कि संयोगिता को चुनना था कि कौन उसका स्वामी बनेगा, कौन उसका पति बनेगा। तो संयोगिता दरबार में जाती है, लेकिन इसी बीच जयचंद ने एक कूटनीति अपनाई थी। एक स्वयंवर का एक नियम होता है कि जिस समाज के हैं और उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। जैसे राजा हैं तो प्रत्येक राजा को आपको वहाँ अपने ये जाति के प्रत्येक राजा को आपको वहाँ आमंत्रित करना होता है और तब जाकर वो स्वयंवर होता है। तो इसने अपनी जयचंद ने अपनी ईर्ष्या निकालने के लिए संयोगिता का और संयोगिता के मन को बात को जानते हुए कि वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है, तो पृथ्वीराज चौहान को उस सभा में आमंत्रित ही नहीं किया, स्वयंवर के लिए आमंत्रित ही नहीं किया, जिसके कारण वो आश्वस्त था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, पृथ्वीराज चौहान कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है कि मैं स्वयंवर कर रहा हूँ और स्वयंवर में मैंने उसे आमंत्रित भी नहीं किया है। और उसके अपमान के लिए उन्होंने उनके पृथ्वीराज चौहान के जैसा ही उसकी मूर्ति बनाकर, एक लोहे की मूर्ति बनाकर द्वार पे द्वारपाल के रूप में खड़े कर दिया था, ताकि लोग उनका मजाक उड़ा सकें, उनका अपमान कर सकें। लेकिन इसी समय जो ग्वालय के भेष में चंद्रगुप्त पृथ्वीराज चौहान घूम रहे थे, उन्होंने सब कुछ जान लिया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है। इन्होंने रात भर में ही सारा सेटिंग कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने घूम घूम के, और इनको बता भी दिया था कि तुम चिंता मत करना, और सहेलियों के द्वारा उनको इन्फॉर्म कर दिया था, संयोगिता को इन्फॉर्म कर दिया था उस सहेली के द्वारा कि तुम चिंता मत करना, मैं अवश्य आऊँगा और तुम डटे रहना, तुमको डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो सभा स्टार्ट होती है। संयोगिता घूम घूम कर प्रत्येक राजा और राजकुमार को रिजेक्ट करती जाती है, उसको स्किप करती जाती है, सबको छोड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है, किसी के गले में माला नहीं डालती है। और इसी तरह घूमते घूमते सब जगह घूम ली, और लास्ट में उसने देखा कि वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का मूर्ति है लोहे का, और उन्होंने बता दिया था कि मैं मूर्ति में छुपा रहूँगा, तुम मूर्ति को जाकर माला पहनाना और मैं वहाँ पे सामने आ जाऊँगा। तो संयोगिता गई और उस मूर्ति को माला पहनाने लगी, तो सामने मूर्ति के पीछे जो छुपे हुए थे पृथ्वीराज चौहान, वो बाहर आ गए, और संयोगिता खुश हो गई और पृथ्वीराज चौहान को माला पहना दी, और पृथ्वीराज चौहान उसी समय उसको लेकर वहाँ से निकल गया, और किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उनको कुछ रोक सके, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की तलवार के बारे में सभी जानते थे और उनकी ताकत के बारे में। वो इतने ताकतवर थे कि शेर को भी फाड़ सकते थे और कई आदमी से एक साथ लड़ सकते थे, तो कोई भी राजा या राजकुमार उनके सामने आया ही नहीं। इस तरह से संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी संपन्न हुई। और वो बात अलग है कि बाद में चलकर जयचंद ने किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, और जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी से हार खाना पड़ा। लेकिन उस हारने से पहले, क्योंकि ये अपने भेद बता दिया था, इस कारण हारा, लेकिन आमने सामने तो 16 बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया। 16 बार हरा कर छोड़ देता था बच्चे की तरह, जाओ तुमको मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन यही तो आजकल जो अपने शत्रुओं को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे बीमारी और शत्रु को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। उसको छोटा मानकर हंसी खेल करने से लास्ट में हानि अपनी होती है। ये घटना हम इस चीज से देख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान वाले मामले से। पृथ्वीराज चौहान ने
उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन 17वीं बार उनको पकड़ लिया गया। 17वीं बार वो हारे, जयचंद के कारण ही हारे। जयचंद ने विश्वासघात कर दिया और अपने सैनिक को उसमें मिला दिया, जबकि वो ससुर हुआ उसका, पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन इतना दुष्ट और इतना ईर्ष्यालु कि अपने दामाद को भी मरवाने में पीछे न रहा। तो पृथ्वीराज पकड़ लिया गया और उसकी आंखें गर्म सलाखों से, लोहे से उनकी आंखें फोड़ दी गई। लेकिन चंद्रवरदाई उनका एक कवि था, उन्होंने उनके साथ रहकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि मोहम्मद गोरी को मार दिया गया। हुआ यूं कि उनको दरबार में लाया गया था, मोहम्मद गोरी के दरबार में। तो मोहम्मद गोरी के दरबार में लाने के बाद उनको कहा गया कि इन्हें, तुम बहुत पराक्रमी होते हो, तुम बताओ आप क्या पराक्रम दिखाओगे अपना। तो चंद्रवरदाई ने कहा कि मेरे राजा के पास ऐसा गुण है कि ये किसी भी शब्द को सुनकर मार सकते हैं। तो 2-4 बार इन्होंने किसी शब्द को भेदा, लेकिन एक बाण ऐसा चलाया कि चंद्रवरदाई ने कविता गाकर उसे बता दिया कि कितनी दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। तो उसने उस कविता का ध्यान रखते हुए अपने बाण को उस दिशा में साधा और चला दिया, और वो सीधा मोहम्मद गोरी को लगा और मोहम्मद गोरी मर गया। और सम्राट मरने के साथ ही उन्होंने सोचा कि उन्होंने फिर एक दूसरे को, चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मार दिया, ताकि उन्हें शत्रुओं के हाथ न लग पाए। और फिर बाद में जाकर संयोगिता ने भी संयोगिता आग में जलकर सती हो गई। क्योंकि पहले के जमाने में यही होता था कि जब राजा मर जाते थे तो रानियां सती हो जाया करती थी। तो ऐसा होता है। खैर, ये सब चलता रहता है, इतिहास की घटना है, लेकिन हमेशा ही वीरता को याद किया जाता है और उस प्रेम को याद किया जाता है जो एक महान शौर्य को दर्शाता है कि बड़े दरबार में संयोगिता को लेकर वो चले आए, कोई कुछ भी ना कर सका। आज इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड कुछ और रहेगा। थैंक्स।